सपोज करो तुम अपनी हाईली एडवांस स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो। अब ऑब्वियसली हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन यानी कि 9300 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दैट मीन्स अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना शुरू करोगे तो भी तुम्हें 9300 करोड़ साल लग जाएंगे यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में। लेकिन चलो मान लो तुम किसी तरह से यूनिवर्स के बाहर निकलने में कामयाब हो गए, तो तुम्हें वहां पर दिखेगा क्या? क्या तुम्हें वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस यानी कि एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा क्योंकि तुम उस इकलौते यूनिवर्स से बाहर निकल चुके हो? या थोड़ा सा और आगे चलने पर तुम्हें हमारे ही यूनिवर्स जैसे और भी कई सारे यूनिवर्सेस दिखाई देंगे, जिसमें से हर एक यूनिवर्स में हमारा एक डुपलगैंगर यानी कि हमारा हमशक्ल रहता होगा, जो एक्चुअली है तो तुम्हारा ही डुपलगैंगर, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल, उसकी डिसीजंस, उसकी पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि उसकी की पूरी टाइमलाइन तुमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। एक यूनिवर्स में तुम बेरोजगार हो तो दूसरे यूनिवर्स में बिलियनियर। एक यूनिवर्स में तुम क्रिकेटर हो तो दूसरे यूनिवर्स में फाइटर। एक यूनिवर्स में तुम धार्मिक गुरु हो तो दूसरे यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट। एक यूनिवर्स में तुम इंडिया के पीएम हो तो दूसरे यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल। टू बी ऑनेस्ट, जहां तक तुम्हारी सोच जा सकती है और जो कुछ भी पॉसिबल है, लाइक तुम्हारा बेरोजगार होना या फिर मल्टी मिलियनर बनना, यहाँ तक कि जहां इस यूनिवर्स में तुम्हारी क्रश तुम पे एक पैसे की घास नहीं डालती, समवेयर आउट ऑफ द यूनिवर्स एक ऐसी भी रियलिटी एग्जिस्ट करती होगी जहां पर तुम अपने क्रश के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होंगे। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, एवरीथिंग कुड बी रियलिटी। देखो, मैंने ये बात अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बोली है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम इंसानों को इस धरती पर आए 3 लाख साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, और जितनी भी एडवांसमेंट हमने अचीव करी है वो पिछले 150 से 200 साल पहले ही करी है। इनफैक्ट 4th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे कि धरती हमारे यूनिवर्स का सेंटर है और यूनिवर्स के सभी स्टार्स एंड प्लैनेट्स धरती के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सालों तक लोग इसी आइडिया पे बिलीव करते रहे और उनके अंतिम समय में भी उनके लिए यही रियलिटी थी कि हमारी धरती सीमित है, इसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सन 1543 में सर निकोलस कोपरनिकस ने इस पूरे आइडिया को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि धरती हमारे यूनिवर्स का केंद्र नहीं बल्कि सन हमारे यूनिवर्स का केंद्र है और सब कुछ इस सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब ये भले ही सच नहीं था, लेकिन ये उस वक्त के लिए बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था, क्योंकि ये आइडिया उस वक्त की रियलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से चैलेंज कर रहा था। लेकिन इस आइडिया को सबसे पहले रियलिटी में देखा सर गैलीलियो गैलीलेई ने, जब उन्होंने अपनी बालकनी में बैठकर अपने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से जुपिटर्स के चारों मून्स को रिवॉल्व करते हुए देखा। हाँ, उस वक्त उन्हें 4 ही मून्स दिखाई दिए थे, जिसे देखकर वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और अब उन्हें फाइनली ये रियलाइज होने लगा कि जिस दुनिया को हम सीमित मान रहे थे, इस यूनिवर्स का केंद्र मान रहे थे, वो इस यूनिवर्स का केंद्र नहीं है और हमारी धरती से कुछ ही दूरी पर अनगिनत दुनियाएं मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं थे। अब समय के साथ साथ 1920 तक सर आइजैक न्यूटन, एडविन हबल और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट के बदौलत हमारी एस्ट्रोनॉमी में समझ और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई। वी फाइनली केम टू नो कि जो हमारे ये सूरज है जिसे हम इतना खास मानते हैं, वो कोई खास नहीं है बल्कि उन बिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक है जो हमारी गैलेक्सी के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो भी हमारे पास यूनिवर्स की नॉलेज थी वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। यूनिवर्स की असली मिस्ट्रीज तो उसके भी 11 साल बाद सर 1931 में शुरू होने वाली थी, क्योंकि सर 1931 में सर जॉर्जियस लेमेत्रे नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ने दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी रखी जो थ्योरी साइंस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाली थी, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। अब जाहिर सी बात है, इस थ्योरी के बारे में तुम लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन जरा इस थ्योरी को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी ऑफ बिग बैंग हमें यह समझाती है कि हमारे टाइम, स्पेस और हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। इस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग से पहले यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, स्पेस और इवन टाइम ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सब कुछ एक प्रोटॉन से भी छोटे पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी के अंदर समाया हुआ था, जिसके बाद इस सिंगुलैरिटी में एक धमाका हुआ जिससे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। जब इस प्रोटॉन के साइज की सिंगुलैरिटी में धमाका हुआ तब 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में सभी मैटर, सभी गैलेक्सी, सभी स्टार्स, सभी प्लैनेट्स और इवन टाइम भी, ये सब कुछ इन्फ्लेट होना शुरू हो गया, यानी फैलना शुरू हो गया। और इसी धमाके के साथ हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई और इसी इनिशियल रैपिड एक्सपेंशन को आज हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था, तब से लेके अब तक हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज एक्सपेंड होता जा रहा है। इसी कंटिन्यूअस कॉस्मिक एक्सपेंशन की वजह से आज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है, यानी कि अब तक हमारे पास इतनी दूर तक ही लाइट पहुंची है।
ब्रह्मांड उसके भी आगे तक फैला हो सकता है और वहां पर भी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती होंगी, या फिर वहां पर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसका आइडिया भी लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा डरावना है। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का मेन टॉपिक भी यही है, क्या इस बिग बैंग से सिर्फ हमारा ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, या फिर ये बिग बैंग सिर्फ एक ही बार हुआ था? क्या इस धमाके के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, या फिर हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी कई सारे अनगिनत यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी? कई सारे ऐसे मिरर यूनिवर्स जहाँ पे तुम्हारे डोपलगैंगर्स रहते हो, जिनकी लाइफस्टाइल, डिसीजंस एंड इवन टाइमलाइन तुमसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो, या फिर एक ऐसा यूनिवर्स जो पूरी तरह से एंटी मैटर से बना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बिग बैंग के बाद शुरू हुआ होगा इंटरनल इन्फ्लेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से अलग अलग रियलिटीज हमारे ही यूनिवर्स में डिफरेंट डायमेंशंस में प्रेजेंट हो। और इसी थ्योरी को बोला जाता है द डॉटर यूनिवर्स। ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स जो कि हमारी रियलिटी में मिक्स है, हमारे चारों तरफ मौजूद है, जो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में या फिर एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने का रास्ता है। लेकिन क्वांटम लेवल पर छोटा होने की वजह से हम इसे कभी भी देख नहीं सकते। अगर तुमने मार्वल की एंटमैन द क्वांटम मेनिया मूवी देखी है तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। पर अगर तुम मल्टीवर्स में आए किसी ग्लिच की वजह से इन पोर्टल्स के अंदर एंटर करके किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच भी जाते हो तो तुम्हारा वहां से वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन पोर्टल्स की मदद से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्स में से तुम कौन से यूनिवर्स में जाओगे ये तुम्हें नहीं पता। और जिस भी यूनिवर्स में तुम जाओगे वहां की रियलिटी में भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्स के पोर्टल्स होंगे, जिसमें से तुम्हारे यूनिवर्स का पोर्टल कौन सा है ये भी तुम्हें नहीं पता। लेकिन ये मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। 6th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे कि जिस रियलिटी में हम रहते हैं ये इनफिनिट नंबर्स ऑफ रियलिटीज में से एक है। कई सारे ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था कि हमारी रियलिटी की तरह इनफिनिट नंबर्स ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जहां पर अलग अलग लॉज ऑफ नेचर अप्लाई होते हैं। जोर्डानो ब्रूनो जो कि बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे उस वक्त के, वो भी एलियंस एंड मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। लेकिन उनकी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वो चर्च और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जाकर लोगों को टीचिंग्स दे रहे थे। रिलीजियस लाइक हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जूडिज्म में कई सारी ऐसी स्टोरीज और इवन पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स हैं जो कि मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस की ओर एक क्लियर इशारा करती है। अब देखो, मॉडर्न वर्ल्ड में मल्टीवर्स को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे लॉजिकल थ्योरी है वो है ह्यूग एवरेट की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन। अब इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी से देता हूँ। बैक इन 1918 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बैटल ऑफ फ्रांस में एक टैंडी नाम का सोल्जर एक अनआर्म्ड एनिमी सोल्जर के सामने गन ताने खड़ा था। वो एनिमी सोल्जर एक जर्मन सिपाही था जो कि बहुत बुरी तरह से घायल और पूरी तरह से निहत्था था। अब टैंडी के पास उस वक्त दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि या तो वो उस एनिमी सोल्जर पर दया दिखाकर उसे वहां से जाने दे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि वो उसे वहीं पर गोली मारकर किस्सा वहीं खत्म कर दे। टैंडी ने पहला ऑप्शन चूज किया और उस यंग जर्मन सोल्जर को वहां से जाने दिया, जिसके बाद उस यंग जर्मन सोल्जर ने टैंडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वहां से चुपचाप से निकल गया। अब ये जो यंग जर्मन सोल्जर था ये और कोई नहीं बल्कि हिटलर था, जिसने कुछ सालों बाद जाके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करी और करोड़ों लोगों की जान ली। अब इससे तुम बहुत ही क्लियरली समझ सकते हो कि टैंडी के एक छोटे से डिसीजन ने यहाँ मल्टीवर्स में कितने बड़े बदलाव किए। अगर टैंडी उस दिन उस सोल्जर को गोली मार देता तो ना तो हिटलर बचता, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती और ना ही करोड़ों लोगों की जान जाती। टैंडी के एक छोटे से डिसीजन ने यूनिवर्स में करोड़ों लोगों की टाइमलाइन ही बदल दी। और इसी तरह से तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजन से मल्टीवर्स क्रिएट होता है। इसी स्टोरी का अगर एक एग्जांपल ले ले तो आउट ऑफ द यूनिवर्स वही कोई रियलिटी ऐसी भी एग्जिस्ट करती होगी जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो होगा, लेकिन वहां पर नाजीज की हार की बजाय जीत हुई होगी और वो इस वक्त इस पूरी दुनिया पर राज कर रहे होंगे। जस्ट लाइक दैट तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारे हर एक डिसीजन के कई सारे अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग रियलिटीज को जन्म देते हैं। अब इसका भी मैं तुम्हें एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कि आज से 60 से 65 साल पहले तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की मुलाकात एक ट्रेन में सफर करते हुए हुई थी। अब उस दिन अगर तुम्हारे दादा या दादी में से कोई भी एक छोटा सा भी गलत डिसीजन ले लेता, लाइक किसी दूसरी सीट पे बैठ जाना या फिर ट्रेन मिस कर देना, तो उस दिन तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की मुलाकात ही नहीं होती और ना ही उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ पाती। हेंस तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। एंड दैट्स हाउ मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वर्क्स। मल्टीवर्स थ्योरीज में नहीं बल्कि तुम उसे रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुके हो। Yes, every single one of you have already experienced it. उन्हीं में से एक है डेजा वू। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा इफेक्ट है जो कि तुम एक्सपीरियंस करते हो लेकिन तुम्हें इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है, एंड दैट इज मंडेला इफेक्ट। क्या तुम्हें मंडेला इफेक्ट के बारे में पता है?
मतलब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी ऐसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती? वेल, इसी चीज़ को मंडेला इफेक्ट बोलते हैं और दुनिया भर में इसे 90% लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और शायद उसमें से तुम भी हो। अब मैं तुम्हारे सामने मंडेला इफेक्ट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रखने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ को तुमने भी एक्सपीरियंस किया हो। मंडेला इफेक्ट नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया था। पता है क्यों? दुनिया के 90% लोगों को ये लगता था कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में ही हो गई थी, वो भी जेल के अंदर। लेकिन ये सच नहीं है। नेल्सन मंडेला की डेथ उसके भी 33 साल बाद सन 2013 में हुई थी, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में ही हो गई थी। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने 1980 में नेल्सन मंडेला का फ्यूनरल टीवी पर भी देखा था। अगर तुमने स्टार वॉर्स मूवी देखी है तो उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, लूक आई एम योर फादर। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये डायलॉग कभी ऐसा था ही नहीं। इस डायलॉग में लूक वर्ड का यूज कभी किया ही नहीं गया था, क्योंकि ओरिजिनल डायलॉग जो सीरीज के अंदर बोला गया था वो था, नो आई एम योर फादर। I am your father. लेकिन फिर भी आज भी काफी सारे लोगों को ये लगता है कि उन्होंने इस डायलॉग में लूक आई एम योर फादर सुना था। अब देखो, ये मिसकंसेप्शन अगर एक दो लोगों को होता तो मानते, लेकिन 90% लोगों को होना ये थोड़ा वियर्ड है। अब तुमने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रिंक कोका कोला तो पी होगी, लेकिन क्या तुम्हें कोका कोला का लोगो याद है? चलो मैं तुम्हारी स्क्रीन पर कोका कोला के 3 लोगो लगा दे रहा हूँ, उसमें से 2 गलत हैं और 1 सही है। अब तुम मुझे बताओ कि इन तीनों में से कोका कोला का ओरिजिनल लोगो कौन सा है? नाउ आई एम श्योर कि तुम में से 70% लोगों ने इस लोगो को चूज किया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोका कोला का ओरिजिनल लोगो ये फर्स्ट वाला है। लेकिन फिर भी आज भी 80% लोग यही मानते हैं कि कोका कोला का ओरिजिनल लोगो ये थर्ड वाला है, जबकि कोका कोला ने आज तक अपनी बॉटल्स में ये लोगो यूज ही नहीं किया। यही है मंडेला इफेक्ट, और कुछ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये मंडेला इफेक्ट सिमुलेशन में आया हुआ ग्लिच हो सकता है, जैसा कि फ्री गाय मूवी में रियान रेनॉल्ड के साथ हुआ था। बिल्कुल सेम इसी तरह से डेजा वू को भी सिमुलेशन में आए ग्लिच से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे साथ प्रेजेंट में हो रही है वो हम पास्ट में भी कर चुके हैं। वेल, पर्सनली सेइंग, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में हो रहे इवेंट्स मेरे साथ पास्ट में भी हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम ये सब मल्टीवर्स में आए ग्लिच की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार तुमने मल्टीवर्स और इसके एक्सपीरियंसेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसके काफी सारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रूफ भी हैं, लेकिन उन सबको मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बारे में तुम्हें बताऊंगा। जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया? नहीं? चलो फिर अब इस इमेज को देखो। अब भी कुछ समझ में नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। देखो, बिग बैंग के बाद जो इंटेंस एनर्जी निकली थी उसकी रेडिएशन हमारे यूनिवर्स में आज भी मौजूद है, जिसे CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं। ये रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैली है, जिसे साइंटिस्ट ने जब ध्यान से स्टडी किया तो उन्हें इसमें कुछ पैटर्न्स नजर आए। CMB के अंदर जो तुम्हें ये बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली में वॉइड है, एक ऐसी एम्प्टी स्पेस जहाँ पर ना तो कोई गैलेक्सी है, ना ही कोई स्टार और ना ही कुछ और ये वॉइड 1 बिलियन लाइट ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं। यानी ये वॉइड इतने बड़े हैं कि इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी समा सकती हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वॉइड है ये बिग बैंग के दौरान बने थे। कैसे? दूसरे यूनिवर्स के हमारे यूनिवर्स से टकराने की वजह से। मतलब ये पॉसिबल है कि बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी कई सारे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी, जिन यूनिवर्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से वॉइड बने हैं। अब देखो, मल्टीवर्स का जो ये टॉपिक है ये इतना बड़ा है कि मैं इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, और अभी भी काफी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहता था लेकिन मैं इस वीडियो में बता नहीं पाया। इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना।